हेलो दोस्तों, नमस्ते। कॉमर्स एकेडमी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो आपका 26 मार्च को जो सेट का एग्ज़ाम हुआ था कॉमर्स सब्जेक्ट से, उसका जो आज संपूर्ण एनालिसिस हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आखिर तक जरूर बनी रहिएगा और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने क्वेश्चन गलत होते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिसको उनको भी बेनिफिट इस वीडियो का मिल सके। तो बिना किसी देरी के आपको इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज का जो है आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो आपका पार्ट जो ए है वो मैंने कल वीडियो एक अपलोड कर दिया था। किसी टेक्निकल कारण की वजह से वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया कॉमर्स वाला, तो आज मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो आपका पार्ट ए है उसका वीडियो कल अपलोड हो गया है और आज पार्ट सेकंड का वीडियो जो है, अब ध्यान से देखिएगा। कॉमर्स जो है उसका क्वेश्चन संख्या 51 से स्टार्ट हो रहा है। 1 से लगाकर मैंने 50 तक जो है क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन करवा दिए थे। आज क्वेश्चन संख्या है 51 यानी 51 क्वेश्चन है। इसके अंदर जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा माप चरम मूल्य से प्रभावित नहीं होता। यानी जो आपकी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ठीक है ना, उसके अंदर कौन सा माप जो अपने चरम मूल्य से प्रभावित नहीं होता। आपने अगर ध्यान से स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी तो उसके अंदर ध्यान से देखा होगा कि जो आपका समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, ये तीनों जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति के चरम मूल्य से प्रभावित होते हैं। लेकिन इसने क्या पूछा, नहीं होते। तो माध्य का जो है यानी मीडियन जो है वो जो है चरम मूल्य से प्रभावित नहीं होती। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आप अपनी जो है आंसर की और आपका क्वेश्चन पेपर साथ में लेके बैठिए और साथ में पेन लेके बैठिए। कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 52। क्वेश्चन संख्या 52 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। और ये जो है क्वेश्चन अपकिरण से संबंधित है। पहला जो पूछा आपका सेंट्रल टेंडेंसी से और इसके बाद पूछा है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन से। देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपका परिक्षेपण, यानी इसे अपकिरण बोलते हैं। परिक्षेपण में विभिन्न मापों में से निम्न में से कौन सा माप परिक्षेपण यानी अपकिरण का सबसे उत्कृष्ट माप है। ये मैंने जब पढ़ाई थी स्टडीज तब आपको पढ़ाया था कि अपकिरण का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ माप होता है उसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को अपकिरण का सर्वश्रेष्ठ माप कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक है, तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 53 यानी 53 की। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसके अंदर लॉजिक वाला क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा। दो श्रृंखलाओं के बीच परिवर्तनशीलता की तुलना करने के लिए जो माप की इकाई पर भी भिन्न होती है, आमतौर पर उपयोग में किए जाने वाला माप कौन सा है। यानी ये कह रहा है कि दो श्रृंखलाओं के बीच जो परिवर्तन होता है उसकी तुलना करने के लिए कौन सा माप उपयोग में लिया जाता है, तो उसका लिया जाता है सीवी। सीवी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अगर दो टीम, जैसे टीम ए टीम बी, यानी कौन सा खिलाड़ी अच्छा है, कौन सा खिलाड़ी सही नहीं खेल रहा है, या कौन सी टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, या किस सिटी की जनसंख्या अच्छी है, किसकी सिटी की जनसंख्या कम है, तो इनके बीच में जो कंपैरिजन करने के लिए जो भी हम यूज़ में लेते हैं उसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। और इसका मैंने आपको अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है, अपने यूट्यूब चैनल पर जाके देख लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन संख्या 53 का आंसर आपका क्या होने वाला है, सी होने वाला है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 54 की। 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यूँ मतलब मिस्टेक हुआ है इसके अंदर, तो इसका ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा, जब विषमता शून्य होती है। देखो, जब विषमता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। जब विषमता शून्य कब होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। जब ऐसा आपका एक कर्व होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जब आपकी क्या होती है, विषमता क्या गुणांक क्या हो जाता है, शून्य होता है, तो वितरण कैसा होता है, न वी आकार का होता है, न एल आकार का होता है, न समित होता है। इसके अंदर क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, तो आपके 54 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी कर्व जो है यहाँ पर नहीं होगा। ये बेल नुमा, घंटी नुमा आकार का बनेगा ये शेप। ठीक है, इसके इसलिए यहाँ पर कोई नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 55 क्वेश्चन का आंसर देखिए। सहसंबंध गुणांक क्या होता है, ध्यान से देखना। आपने अगर सही ढंग से कोएफिशिएंट पढ़ा है या कोरिलेशन पढ़ा है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ा है, तो मैंने आपको वहाँ पर बताया कि जो आर की जो वैल्यू है वो 0.99, ठीक है, 1 से 1 के बीच में रहेगी, या तो वो प्लस रहेगी या वो माइनस में रहेगी। यानी 0.99 या -0.99 इसके बीच तक हो सकती है। ये मैंने आपको बताया है, आप जाके देख लेना वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर पूछा सहसंबंध गुणांक क्या है, कहाँ रहेगा, तो ये रहेगा जो है +-1 के बीच, है ना, बदलता रहता है, बस ये ध्यान रखना। इसका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, तो इसका आंसर 55 का सी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन संख्या 56 की ओर। क्वेश्चन संख्या 56 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। सहसंबंध गुणांक, ये वापस आपका जो है कोरिलेशन सवाल आया।
कि सहसंबंध गुणांक जो है r का मूल्य जितना अधिक होगा तो उसके लिए क्या होगा, प्रतिगमन विश्लेषण के माध्यम से प्राप्त आंकलन बेहतर होगा। जितना सहसंबंध गुणांक उतना आपका अच्छा होगा, उतना ही जो रिग्रेशन है उसका भी जो आंकलन क्या है आप अच्छे ढंग से कर पाओगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो वैसे मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ तो मुझे स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन में काफ़ी अच्छा नॉलेज है। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि आप लोगों ने अच्छा प्यार हमें यूट्यूब चैनल पर दिया है। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन संख्या 57 जो है 57 का आंसर क्या है, ध्यान से देखिए। एक यादृच्छिक प्रयोग में अगर कोई आप रैंडमली कोई प्रयोग करते हो, यदि किसी एक परिणाम के घटित होने से अन्य सभी परिणाम घटित नहीं होते हैं, वेरी गुड, ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के अपवर्जी हो रहे हैं, परस्पर क्या हो रहा है, अपवर्जी हो रहा है। अगर आप कोई रैंडमली कोई प्रयोग कर रहे हो, किसी एक परिणाम के घटित होने से अन्य सभी परिणाम घटित नहीं होते, इसे क्या बोलते हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने टैली किया है, आपकी जो बीकॉम के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स की बुक चलती है उसके अंदर मैंने टैली किया है, मैंने कंफर्म करने के लिए। तो इसका एक हम 100% में श्योर हूँ इस क्वेश्चन का आंसर के लिए कि परस्पर अपवर्जी घटनाएं ही इसका आंसर होगा। तो इसका जो आंसर है आपका 57 का, वो आंसर सी होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58, क्वेश्चन संख्या 58। इसके अंदर बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा, आपको गलत नहीं करना था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यदि एक पासे को उछाला जाता है तो 3 या 4 आने की संभावना, तो इसका आंसर होगा आपका 1/6 + 1/6। ऐसे आप करोगे 1/6 + 1/6, इन दोनों को आप लसा पर लेके जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 6, और ऊपर क्या जाएगा 2, ये आएगा। इसको कैंसिल आउट करोगे तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी इज अ करेक्ट आंसर। तो 58 का सी आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 59। जो यहाँ पर टिक लगे हुए हैं बहुत सारे गलत लगे हुए हैं, आप इस पर ध्यान में देना। जो मैं अभी जो रेड पेन से जो टिक लगा रहा हूँ वही आपके आंसर सही माने जाएंगे। ये क्या कह रहा है, सामान्य वितरण क्या है, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब कहते हैं। देखो मैं आपको सब बताता हूँ। सबसे पहला जो आप स्क्यूनेस पढ़ते हो तो ये होता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर जो आपका एक्स बार बराबर होता है एम के और बराबर होता है जेड के, इसे बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, बी होने वाला है। यहाँ पर अगर पॉजिटिव रिलेशन पूछता आपको तो पॉजिटिव पूछता तो एक्स बार क्या होता है, ग्रेटर देन किससे, मीडियन से, और मीडियन किससे होता है, मोड से। और अगर नेगेटिव पूछता आपसे तो ये सब क्या हो जाते हैं आपके लेस देन हो जाते हैं। लेकिन आपसे ये पूछा है नहीं तो नहीं, ये पूछा है आपसे, पूछा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक्स जो है आपका यानी मीन जो है वो आपके इक्वल है किसके, मीडियन और मोड के, इसे बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 59वें का क्या आंसर हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखना। अब चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पर। देखो बच्चों कुछ क्वेश्चन जो है आपको थोड़े ध्यान से देखने होंगे क्योंकि पेपर थोड़ा अच्छा था, लेवल वाला था। वर्गीकरण, जब भी आप किसी भी डेटा को क्लासिफिकेशन करते हो तो उसके अंदर आप किस ढंग से आप करोगे, देखना। अगर आप जो है क्लासिफिकेशन करते हो, संबंधित तथ्यों का विभिन्न वर्गों में समूहन करना, ग्रुपिंग ऑफ द रिलेटेड फैक्टर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस। देखो अगर आप क्लासिफिकेशन करोगे, अगर आप टेबुलेशन बनाते, ध्यान से देखना, यहाँ पर क्वेश्चन गलत होने की संभावना 99% होती है। यहाँ पर बच्चे क्या बनाते हैं, टेबुलेशन करते थे, टेबुलेशन। तो वहाँ पर जो है आपको टेबल बनानी पड़ती थी, वहाँ पर रो कॉलम्स वहाँ पर सब कुछ आते थे, तो वो होता। लेकिन इसने क्या पूछा है, क्लासिफिकेशन पूछा है। क्या पूछा है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस अगेंस्ट अरेंज डेटा इन, किस में अरेंज करते हो आप, ग्रुपिंग के अंदर, है ना। ग्रुपिंग्स ऑफ रिलेटेड फैक्ट एंड डिफरेंस क्लासेज, संबंधित तथ्यों को विभिन्न वर्गों में समूहन करना, उनको अलग अलग भागों में क्या करना, समूहन करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका सी जो है इसका गलत आंसर है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलता है। सैम्पलिंग एरर से क्वेश्चन आया था कि जो प्रतिचयन त्रुटियां केवल संगणना और प्रतिदर्श सर्वेक्षण में दोनों में मौजूद होती है, सैम्पलिंग एरर। ठीक है, तो आपका 61 का क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये वाला जो इसका आंसर जो है 62, देखिए 62 का, प्रतिदर्श माध्य एक मानक त्रुटि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। यानी स्टैंडर्ड एरर, जो आपका स्टैंडर्ड एरर डिवाइड बाय आपका नंबर ऑफ आइटम को रूट में अगर कन्वर्ट कर दोगे तो आपकी मानक यानी सैम्पलर मीनिंग यानी स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल मीन का जो फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, ये आपका बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर इसने पूछा होगा टाइप फर्स्ट एरर, तो क्या होता है कि टाइप वर्क का मतलब क्या होता है, जो राइट थी उसे हमने क्या कर लिया, रिजेक्ट, इसे बोलते हैं टाइप 1 एरर। और टाइप सेकंड का मतलब क्या होता है, अगर तुम्हारी हाइपोथेसिस रॉन्ग थी लेकिन उसे क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया था, रॉन्ग को हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी।
शून्य परिकल्पना की स्वीकृति जब यह गलत थी। इसको इंग्लिश में पढ़िए आप। एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट्स फॉल्स, यानी जब वो नल हाइपोथेसिस यानी जो आपकी रॉन्ग थी उसे आपने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, इसे बोलते हैं टाइप सेकंड एरर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। चलिए डिकोडिंग कब करते हैं, ध्यान रखना आपने अगर कम्युनिकेशन सही ढंग से पढ़ा होगा तो आपको वहाँ पर पता है एनकोडिंग डिकोडिंग आपने नाम सुना होगा। तो ये जो 64 है इसका जो आंसर है, डिकोडिंग किससे संबंधित, न तो नेतृत्व से है, न योजना से, न बजट से, ये है कम्युनिकेशन से। किससे है, कम्युनिकेशन प्रोसेस से आपका डिकोडिंग संबंध रखता है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन संख्या आपका आने वाला नेक्स्ट 65। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको कोई गलत कर ही नहीं सकता क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन था। अभिप्रेरणा के आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने विकसित किया। जब भी अभिप्रेरणा, जब भी मोटिवेशन शब्द आए और उसके साथ जब आवश्यकता आ जाए तो जब कहीं पर नहीं जाना है, आपको सीधा जाना है एच मास्लो के अनुसार, ध्यान रखना है ना। एच मास्लो ने जो है इसका जो है सिद्धांत दिया था, एच मास्लो ने इसका सिद्धांत दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। हम बात करते हैं क्वेश्चन 66 की। आपका 66 क्वेश्चन क्या कहता है कि सत्ता का प्रत्यायोजन निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता का प्रत्यायोजन के लिए लागू होता है। देखो सत्ता को आप कैसे करोगे, एक सत्ता को दूसरे लोगों को प्रत्यायोजन करोगे, दूसरों को दोगे। तो सत्ता के प्रत्यायोजन में एक निर्धारित कार्यों को करने की जिम्मेदारी के साथ साथ अधीनस्थों को अधिकार देना शामिल होता है। वेरी गुड, ये है सत्ता का प्रत्यायोजन। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ए आंसर राइट होने वाला है। तो आपका क्वेश्चन संख्या 66 का कौन सा राइट होने वाला है, ए ऑप्शन राइट होने वाला है। हम बात करते हैं 67 की। प्रशासनिक प्रबंध, प्रशासनिक जब बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जब हमारा एक ही शब्द आता है हेनरी फ्योल। कौन है, हेनरी फ्योल। ये क्वेश्चन गलत, यहाँ पर एफ डब्ल्यू टेलर नहीं होगा, यहाँ पर होने वाला हेनरी फ्योल। तो प्रशासनिक प्रबंध का जनक हेनरी फ्योल को माना गया है। आप जाके अपने गूगल जाके कर लेना कि फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट किसे कहा गया है, हेनरी फ्योल को कहा गया है। ठीक है, ठीक है, प्रशासनिक प्रबंध का जनक हेनरी फ्योल को कहा गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 68 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मुआवजा प्रशासन को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक नहीं है। ध्यान से देखना, भुगतान करने के लिए संगठन की क्षमता ये प्रभावित करती है, कॉर्पोरेट की नीतियाँ और उसके तत्व ज्ञान, श्रम बाजार की स्थितियाँ, लेकिन निष्पादन मूल्य कभी भी इसको प्रभावित नहीं करता। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, सी इज राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अब चलते हैं क्वेश्चन संख्या 69 की ओर। 360 फीडबैक मेथड्स क्या है, 360 फीडबैक मेथड क्या है, विधि क्या है। तो ये जो है जॉब विश्लेषण की तकनीक नहीं है, ये है निष्पादन मूल्यांकन की एक तकनीक है। तो इसका आंसर सी राइट है। ध्यान रखना, अगर किसी ने कर दिया है तो गलत है। इसका आंसर सी इज राइट आंसर। निष्पादन मूल्यांकन की एक तकनीक है। अ टेक्निक्स फॉर परफॉर्मेंस इवेल्यूशन क्या है, अ टेक्निक्स ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्यूशन। ध्यान रखना, इसका ऑप्शन क्या होने वाला, सी राइट होने वाला है। अब हम बात करते हैं 70 का क्या आंसर होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक सौदेबाजी पर लागू होता है। ध्यान रखना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रबंध और संघ के प्रतिनिधि एक आम समझौते पर पहुंचने के लिए आपस में बातचीत करते हैं, सामूहिक सौदेबाजी करते हैं। तो 17 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए बच्चों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 71 की। संगठन की विकास का एक प्रक्रिया क्या है। देखो संगठन विकास की प्रक्रिया है, जब आप संगठन के डेवलपमेंट की बात करते हो, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट की बात करते हो, तो इसके अंदर जो है आपकी संगठन की प्रक्रियाओं में योजनाबद्ध सुधार प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यानी आप क्या करोगे, अचीवमेंट प्लानिंग्स इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, आप क्या करोगे, अपने ही संगठन के अंदर जो भी आप योजना बनाओगे उसे सही ढंग से क्रियान्वयन करोगे, जिससे आपका क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट आसानी से हो पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं 72 की ओर। 72 आपका कहाँ गया, ये रहा। देखिए 72 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ध्यान से देखिए, देखो यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश में भी आप यूज़ लेना टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी, और हिंदी में भी लेना, क्योंकि आपको जल्दी से समझ में आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं। इसने नहीं पूछा, ध्यान से सुनना ना, नहीं पूछा है। तो देखिए यह जो है बैंकों का पर्यवेक्षण भी करता है, धन आपूर्ति और क्रेडिटों को नियंत्रण भी करता है, सरकार को कभी कभी सलाह भी देता है, लेकिन यह कभी भी किसी भी उद्योगों, व्यापार और व्यवसाय को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता, क्योंकि
आरबीआई सबसे बड़ा बैंक है, बैंकों का बैंक है। ये क्या करता है, कॉमर्शियल बैंकों को जो है लोन जो भी है, फाइनेंस जो सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कौन करता है, आरबीआई करता है। ये कभी भी कस्टमर डीलिंग नहीं करता, ये मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत डेप्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ए आंसर राइट होने वाला है कि यह कभी भी कस्टमर डीलिंग नहीं करता। ये किसी भी आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसको कभी भी डायरेक्टली ये फाइनेंस नहीं देगा, ये जो देगा है कॉमर्शियल बैंकों को जो है देता है। जो भी लोन देना है, जो भी फाइनेंशियल जो है इनको हेल्प करनी है, तो ये सीधा उनको करेगा, डायरेक्ट कस्टमर डीलिंग नहीं करता। ठीक है, कौन, आरबीआई। तो इसका आंसर ए सही होने वाला है। अब क्वेश्चन संख्या 73 की बात करते हैं कि जो आरआरबी थी, आरआरबी बैंक जो है रीजनल रूरल बैंक है, उसके अंदर किसने रिकमेंडेशन किया था, तो वो था जो है आपका एम नरसिम्हन। क्या है इसका, क्या नाम था, एम नरसिम्हन साहब ने जो है आरआरबी बैंक की जो है उनकी सिफारिश की थी बनाने के लिए कि आरआरबी बैंक को इस्टेब्लिश की जाए। तो ये क्वेश्चन था कि आरआरबी बैंक की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी, तो किसने की थी, श्री एम नरसिम्हन ने की थी। तो इसका आंसर सी राइट होने वाला है। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 74 की। यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा मुझे भी थोड़ा डाउट है, आप भी थोड़ा देख लीजिएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, एनबीएफसी यानी नॉन परफॉर्मिंग फाइनेंस कंपनीज, ये जो क्या करती है कि ये करती है जो भी आपकी जमा धारक होते हैं, निवेशक होते हैं, उसके बीच में मध्यवर्ती का कार्य करती है। नहीं, क्या करती है, आर इंटरमीडिएट बिटवीन द डिपॉजिट होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स, ये क्या करती है, बीच का कार्य करती है, मध्यवर्ती की भूमिका अदा करती है। कौन करती है, एनबीएफसी। ठीक है, तो इसका आंसर बी राइट होने वाला है। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन संख्या 75 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का उद्देश्य नहीं है, इसने नहीं पूछा है, ध्यान से देखिए। बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करती है, वेरी गुड। ये क्या, इसका पूरा नाम क्या पता है, आपका जो है IRDA ना, ध्यान रखना। तो ये पहला क्वेश्चन जो है, इसका पहला जो पॉइंट जो है वो तो सही है इसका। ठीक है, बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करता है। सेकंड क्या है, बीमा क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित करता है, यहाँ पर थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है। फिर देखिए, बीमा उद्योगों में व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देता है, जो भी आपके जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करने का कार्य करता है, उनको ग्रो करने का कार्य करता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, टू रेगुलेट इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ये भी सही है, ये भी सही है। मुझे कहीं हद तक जो लगता है कमी बी पॉइंट में लग रहा है, क्योंकि मोनोपोली की बात करता है। तो इसका आंसर जब आपकी सेट की ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उससे हम मैच करेंगे। मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होने वाला है। तो थोड़ा इसमें संचय है, आप इसमें क्वेश्चन मार्क भी रख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तुम्हें पता है क्वेश्चन मार्क होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 76 की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, हर क्वेश्चन में नहीं पूछा, ध्यान से देखना। देखिए, ब्याज के भुगतान और मूल राशि का पुनर्भुगतान के संबंध में सरकारी प्रतिभूति सबसे उपयुक्त मानी जाती है, ये क्वेश्चन एकदम राइट है। सरकारी प्रतिभूतियाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है, ये भी सही है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में भी सरकारी प्रतिभूतियाँ जारी की जाती है, ये भी सही है। लेकिन ये क्या है, गलत है। सरकारी प्रतिभूति सुरक्षित ऋण साधन नहीं है, ये क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो सुरक्षित है, ध्यान रखना। तो इसने क्या बोला, नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं आपके क्वेश्चन संख्या 77 पर। बैंकिंग जो सुधारों है, बैंकिंग सुधार जो है आपका, बैंकिंग सुधारों के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसने वापस पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। बैंक उपभोक्ताओं, वित्त, व्यापारिक, मर्चेंट बैंकिंग, गैर पारंपरिक कार्यों के साथ सामने आई है। यानी अब जो है मर्चेंट बैंकिंग, बैंक, उपभोक्ता फाइनेंस, ये सब क्या है, आपस में मिलकर कार्य करने लगे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है। दूसरा कह रहा है बैंकों के विलय की शुरुआत हो गई। आपको पता है कि बहुत सारी बैंक, देना बैंक, विजय बैंक, ये सब क्या हो रहा है, बैंक मर्ज हो रहे हैं ना, ये भी बात सही है। तो उसके बाद क्या बोला, जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी संचालित बैंकिंग परिचालन अस्तित्व में आए। हाँ, नई टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट की है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, ये भी सही है। सर्वाधिक तरलता अनुपात यानी SLR और नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR में वृद्धि, ये मुझे कहीं हद तक लगता है कि ये थोड़ा गलत आंसर है। और इसकी आंसर के भी हम थोड़े सेट की जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब हम उससे मैच करेंगे। आप भी इसको थोड़ा स्टार लगा दीजिए और मेरे रिकॉर्डिंग इसका आंसर डी होने वाला है, सॉरी। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या आपका 78 के बारे में। देखिए, म्यूचुअल फंड से है 78 क्वेश्चन, क्या कहता है सुनिए। हाँ, म्यूचुअल फंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको देखो, इसमें आपको हर बार यही कहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है।
पहला है म्यूचुअल फंड निवेशकों को विशिष्ट ज्ञान का लाभ प्रदान करता है। पहला पॉइंट अभी सुनिए, अभी नहीं पूछा, अभी 4 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेशकों को विशिष्ट ज्ञान का लाभ प्रदान करते हैं। दूसरा, सभी म्यूचुअल फंड निवेशकों को न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न देता है। ये तो एकदम सही है। म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए पैसों को तत्काल नकद में परिवर्तन किया जा सकता है। आप अगर म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आप चाहो तो उसे कैश में कन्वर्ट भी कर सकते हो, ये भी सही है। छोटे निवेशकों को निवेश करने के लिए और विविधीकरण का लाभ उठा सकते हैं। छोटे छोटे इन्वेस्टर भी अपने 500 रुपये, 1000 रुपये इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कहीं मुझे जहाँ तक लगता है तो इसका जो आंसर जो है वो ए होने वाला है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को विशेष ज्ञान का लाभ प्रदान करते हैं। ये मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, तो इसका आंसर जो है आपका ए होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, ये आपका जो है फाइनेंशियल मार्केट से क्वेश्चन से सीधा आ गया आपका डायरेक्ट। क्या कह रहा है, रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, यानी आपका जो पूंजी बाजार है भारत में कौन नियामक करता है, तो इसे करती है सेबी। कौन करती है, सेबी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मनी मार्केट जो है उसको कौन रेगुलेट करती है, तो मनी मार्केट को करती है आरबीआई। ठीक है, आपके फाइनेंशियल मार्केट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट को आरबीआई कंट्रोल करती है और कैपिटल मार्केट को आपकी सेबी कंट्रोल करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 80। ये बेसल समिति जो है आपकी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपका बैंकिंग का क्वेश्चन आ गया। इंटरनेट बैंकिंग के लिए जोखिम प्रबंधन मार्गदर्शन विकसित करने के लिए बेसल समिति ने किस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग समूह ईबीसी का गठन किया था। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इसमें मुझे जहाँ तक आंसर 2 लग रहे हैं कि इसमें जो वर्ष 2001 भी लग रहा है और वर्ष 2005 भी लग रहा है। तो कहीं तक जो है मैं इसके साथ जाऊँगा वर्ष 2001 के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी होने वाला है। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 80 क्या कह रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। विपणन की अवधारणा यानी आपकी जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कह रहा है कि मुख्य रूप से किस पर आधारित होते हैं। तो आपको पता है कंज्यूमर यानी उपभोक्ता अभिन्यास पर आधारित होते हैं। ठीक है, कि आपकी जो विपणन जो भी, अब तो पता है अब जो मार्केट जो है बदल रहा है दिन ब दिन। पहले जो है प्राइस पर था, फिर जो है बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता था, लेकिन अब जो वर्तमान के जो भी मार्केट जो है या जो भी मार्केटिंग जो करते हैं लोग, वो किसको टारगेट रखते हैं, कंज्यूमर को। कंज्यूमर ओरिएंटेड होते हैं, है ना, उपभोक्ता अभिविन्यास के ऊपर कार्य करते हैं, जिससे उन्हें सही ढंग से उनके अकॉर्डिंग ही जो उनकी जो नीड्स होती है उनको हम फुलफिल कर पाते हैं। तो आपका जो 81 क्वेश्चन है उसका आंसर सी होने वाला है। अब बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 82 की। निम्नलिखित में से कौन सा विपणन योजना की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। देखो, निदान यानी डायग्नोस्टिक है आपका, सेटिंग्स ऑब्जेक्टिव है यानी उद्देश्यों की स्थापना करना भी है, उसे कंट्रोल करना भी है, लेकिन डीलर जो होता है वो कभी भी विपणन योजना की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और जो मोस्ट क्वेश्चन है जो हमारे आरपीएससी हो गया, चाहे यूजीसी नेट हो गया या फिर सेट हो गया, तो उसका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन गया 83 है। 4 P's। सबसे पहले क्या आएगा आपका, प्रोडक्ट। क्या आएगा, प्रोडक्ट के बाद क्या आएगी आपकी, प्राइस। क्या आएगी, प्राइस। उसके बाद क्या आएगा, पैलेस। क्या आएगा, पैलेस। उसके बाद क्या आएगा, प्रमोटेशन। क्या आएगा, प्रमोटेशन। तो आपका ए आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि 4 P's के अंदर प्रोडक्ट, प्राइस, पैलेस और प्रमोटेशन। तो आपका मार्केटिंग के 4 P's उत्पाद, मूल्य, स्थान और प्रवर्तक। तो ए आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 84। निम्नलिखित में से कौन सा एक नई, ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नई उत्पाद विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। विकास अनुसरणीय विकास भी है, अवधारणा भी है, ठीक है, व्यापार विश्लेषण भी है, बिजनेस एनालिसिस भी है, लेकिन एडवर्टीजमेंट कभी भी नई उत्पाद विकास की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर क्या होने वाला, डी। ठीक है, ये नहीं है, तो आपका आंसर डी होने वाला है। ठीक है, आगे चलें। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने पूछा, सर बताओ मार्क अप प्राइस का मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब फॉर्मूला है। तो ये क्वेश्चन बच्चों को गलत ज़्यादा हुआ, तो देख लो मेरे अकॉर्डिंग, मैंने जहाँ तक देखा है, सर्च किया है, मार्कअप प्राइस कैन बी कंप्यूटेड एज, इसका जो आंसर है वो मुझे जहाँ तक लगा वो है 3rd, यूनिट कॉस्ट डिवाइड बाय डिजायर्ड रिटर्न ऑन सेल। ये जहाँ लगता है इसका सी आंसर होने वाला है। फिर भी इस क्वेश्चन को स्टार बना दीजिए और जब भी ऑफिशियल आंसर की आएगी तब हम इस पर बात करेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन क्या 86 की। 86 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विक्रय का गैर व्यक्तिगत रूप है। देखो
गैर व्यक्तिगत पूछा इसने ना। देखो डीलर क्या होता है, व्यक्तिगत होता है, ठीक है, थोक व्यापारी भी व्यक्तिगत होता है, निर्माता भी क्या होता है, व्यक्तिगत, लेकिन विज्ञापन के माध्यम से क्या होता है, गैर व्यक्तिगत होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 87। क्वेश्चन संख्या 87 क्या कह रहा है, कथित मूल्य निर्धारण पद्धति में, क्वेश्चन संख्या क्या कह रहा है 87 क्या कह रहा है, कथित मूल्य निर्धारण पद्धति में कीमतों के बारे में खरीदार के विश्वास माना जाता है। बायर्स बिलीफ अबाउट प्राइस इन कंडिस्टेड है ना। तो देखिए ये क्या कह रहा है, कीमत के बारे में खरीदार का विश्वास माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 88, मार्केट सेगमेंट के बारे में क्वेश्चन। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है जो यूजीसी नेट में भी आपका हर बार आता है। ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है कि बाजार विभाजन क्या होता है, या बाजार विभेदीकरण क्या होता है, या मार्केट सेगमेंट क्या होता है। तो जो भी बाजार है उनको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे समूह में विभाजित कर लेंगे, उसे बोलते हैं मार्केट सेगमेंट। तो इसका आंसर सी हो जाएगा आपका। अब आगे चले क्वेश्चन संख्या 89 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्राहक संबंध प्रबंध यानी CRM पर लागू नहीं होता। तो देखिए CMR विश्लेषण ग्राहक डेटा वेयरहाउस को विकसित करते हैं, ये भी सही है। CMR अवधारणाओं के साथ ग्राहकों को बेहतर साझा करने के ग्राहकों को बेहतर समझा जाता है। ग्राहक डेटा ग्राहक संबंध जो रणनीति तैयार करते हैं और उन्हें उपयोग में लाते हैं, लेकिन CRM लागतों में कमी की ओर जाता है, ये गलत है। तो इसका आंसर डी होने वाला है। ओके, तो क्वेश्चन संख्या 89 का आंसर क्या होगा, डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 90 का क्या आंसर होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विपणन लॉजिस्टिक का उद्देश्य नहीं है। ध्यान से देखना कि अधिक प्रतिस्पर्धा लाभ प्राप्त करना, ये एक विपणन लॉजिस्टिक का उद्देश्य होता है। समय को बचाते हैं, ठीक है, और जो है प्रभावी एडवर्टीजमेंट भी करते हैं, लेकिन लागत में कभी कभी नहीं करते हैं ना, कॉस्ट रिड्यूस कभी नहीं करते। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 91, बौद्धिक संपदा अधिकार। बहुत अच्छा जो है IPR जो है, IPR बौद्धिक संपदा अधिकार, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR जो है, इसके अंदर क्या पूछा है कि कौन स्वैच्छिक पंजीकरण होता है। तो कॉपीराइट जो होता है वो आपका स्वैच्छिक पंजीकरण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन संख्या इसका कॉपीराइट बी आंसर हो गया। 92 का मतलब क्या हुआ कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने सीमित देयता भागीदारी यानी जो है आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है LLP जो एक्ट है, वो अधिनियम कब लागू किया गया था, किस तिथि को लागू किया गया था। तो इसका आंसर सी है, 31 मार्च 2009 को। ध्यान रखना एक्ट जो था वो आपका 2008 है, और जो लागू किया गया था वो 31 मार्च 2009 को लागू किया गया था। तो इसका आंसर सी होने वाला है 92 का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 93, प्रमोटर्स इज़ अ पर्सन हु। प्रमोटर कौन होते हैं, प्रमोटर वह व्यक्ति होता है जो क्या करता है, एक कंपनी के निगमन में भाग लेता है, टेक्स पार्ट इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ए होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 94 क्वेश्चन की। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 94 की। क्वेश्चन संख्या 94 क्या कह रहा है, यदि मांगी गई सूचना में किसी तीसरे पक्ष के हित निहित होते हैं तो इस सूचना प्राप्त करने के लिए अधिकतम समय कितने होते हैं, 30 दिन का होता है। कितना होता है, 30 दिन का। तो इसका आंसर ए होने वाला है। अब बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 95 की। 95 क्या कह रहा है, गलती के आधार पर एक अनुबंध शून्य होता है अगर वह गलती किसकी हो, ऑफ लो क्या हो, विधि की गलती होती है, क्या होती है, अनुबंध शून्य हो जाता है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस्टेक्स इफ़ द मिस्टेक इज ऑफ लॉ की अगर मिस्टेक होती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 96 की। देखिए ये क्या कह रहा है, 96 क्या कह रहा है कि एक अवैतनिक विक्रेता का धारणाधिकार पर निर्भर करता है। द लाइन्स ऑफ एन अनपेड सेलर डिपेंड ऑन जो है आपका प्रोसेसन है ना, इसे बोलते हैं कब्जा। इसका आंसर ए होने वाला है, कब्जा करना क्या होता है, एक अनैतिक विक्रेता का ग्रहणाधिकार कब्जा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला, ए होने वाला है। क्वेश्चन संख्या 97 देखिए 97 क्या कह रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आरटी जो है ना, आपकी RTI ना, ध्यान रखना,
आईटी, आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम संशोधित नहीं किया गया? देखो, पहला कर दिया गया अभी तक, ये भी हो गया और ये भी हो गया, लेकिन भारतीय साक्ष्य अनुबंध 1872 अभी भी किसी प्रकार का कोई चेंजेस इसमें नहीं हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, डी इज अ करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं 98 की। 98 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, 98 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 98 कह रहा है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की शुरुआत के साथ किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया? ये क्वेश्चन है एलएलपी, ध्यान रखना आपका, एलपीजी से। क्या है? एलपीजी से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी के अंदर क्या था कि सरकार की जो कठोर नियम थे, कठोर कानून थे, उसको समाप्त कर लिया गया। तो इस कठोर कानून के अंदर एक था हमारा एमआरटीपी। क्या था? एमआरटीपी एक्ट, जो एमआरपीटी एक्ट 1969 में बना था। इसकी जगह पर जो है एक इजी पोलाइटली जो हमारा जो एक्ट लाया गया था, उसका नाम था हमारा जो है कंपटीशन एक्ट, जो 2002 था। तो इसके स्थान पर इसने क्या पूछा है? प्रतिस्पर्धा अधिनियम की शुरुआत के साथ किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एमआरटीपी एक्ट। क्या होगा? एमआरटीपी एक्ट, एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट कब बना था? 1969 के अंदर बना था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। ओके, ठीक है। अब वो है 99 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िए इसको। यथा विधि धारक, होल्डर्स इन ड्यू कोर्स का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो प्रतिफल के लिए वचन पत्र का अधिकारी बन गया हो, वह क्या होता है? होल्डर इन ड्यू कोर्सेस, जो प्रतिफल के लिए वचन पत्र का अधिकारी बन गया हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा आपका 99 का आंसर। अब क्वेश्चन संख्या जो 100 है वो क्या कह रहा है? ऋण के भुगतान या वचन के निष्पादन के लिए सुरक्षा के रूप में माल की जमानत को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्लेज कहा जाता है, यानी प्रतिज्ञा कहा जाती है। क्या कहा जाता है? प्रतिज्ञा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन संख्या है आपका 101, ठीक है, 101। देखिए ये क्या कह रहा है? अब देखो, ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका सी होने वाला। इतना टाइम नहीं है तो हम डायरेक्ट इसका आंसर सी टिक करेंगे, आगे चलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अब टाइम में लगता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसका ऐसा अगर आपको जरूरत होगी तो प्रैक्टिकल क्वेश्चनों का एक छोटा सा वीडियो मैं 5-10 मिनट का अपलोड कर लूँगा इस सब क्वेश्चन का। आप मुझे बोल दीजिएगा सर, कमेंट कर दीजिए सर, बता दीजिए, मैं बना कर भेज दूँगा, ठीक है। तो इसका आंसर सी होने वाला है आपका 101 का, 101 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 102 की। ये क्या कह रहा है? देखिए ये जो है आपका 80DD से क्वेश्चन है, आपका इनकम टैक्स का क्वेश्चन 80DD के अंदर। देखिए अगर 80DD की बात करता हूँ तो अगर इसके अंदर कोई नॉर्मल छूट होती है वो होती है आपकी 25,000। कितनी होती है? 25,000। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा विकलांग है, गंभीर विकलांग है, तो वहाँ पर छूट मिलेगी आपको 75,000। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसने लिखा ना, जिसे गंभीर विकलांगता नहीं है। देखो, आश्रित विकलांग परिवार के सदस्य जिसे गंभीर विकलांगता नहीं है के चिकित्सा व्यय के संबंध में 80DD के अंतर्गत कटौती का अधिकतम अनुव्यय सीमा है। इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी बात की गई है और बच्चे बहुत जना यहाँ पर मिस्टेक भी करके आएंगे, ध्यान से देखना। द मैक्सिमम premises limit of the deduction of 80DD is respectively of medical expenses or dependent handicapped families member not having server abilities। अब देखिए ये इसने क्या बोला है कि आश्रित विकलांग जो है वो परिवार के सदस्य जिसे गंभीर विकलांगता नहीं है। तो यहाँ पर इस केस में कितना आएगा आपको पता है? 75,000 रुपये की यहाँ पर जो है छूट आएगी। अगर यहाँ 25,000 होता तो हम उसको टिक करते, तो लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पर बी पर जाएंगे, ठीक है। ओके, बी पर हम जाएंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा, 75,000 रुपये। आगे चलिए, अब ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आपकी जहाँ तक मुझे लगता है अगर इसको करंट कर 2023 के अकॉर्डिंग अगर मान के चलते हैं, ध्यान से देखना, 2023 के अगर मान के चलते हैं तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ये होने वाला है, सी आंसर होगा। ध्यान से रखना, ध्यान से देखना कि अगर हम बात करें हैं कि निम्नलिखित में से किसे वस्तु को GST के दायरे से बाहर नहीं रखा गया, किसे बाहर नहीं रखा गया। बाहर रखने की बात करते तो हम इजी से पकड़ लेते हैं, लेकिन किसे बाहर नहीं रखा गया? देखिए, प्राकृतिक गैस को GST के दायरे से बाहर नहीं रखा गया, हाई स्पीड डीजल को बाहर नहीं रखा गया, और एविएशन टाइबल्स ईंधन को भी बाहर नहीं रखा गया, लेकिन मानव उपयोग के लिए शराब आपूर्ति को जो है इसे बाहर रखा गया है, ठीक है। GST के दायरे से बाहर नहीं रखा गया है, ध्यान रखना। आपको क्या पूछा, किसे बाहर नहीं रखा गया? तो इसका ऑप्शन जो है सभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी को बाहर नहीं रखा गया है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें डाउट है, इस क्वेश्चन को स्टार बना दीजिए, और ऐसे इसका जो आंसर होने वाला वो सी होने वाला है,
ठीक है, और लगता है इस चारों पॉइंट भी सही है। तो इसका जब भी सेट की ऑफिशियल आंसर की आएगी तो हम एक बार इस क्वेश्चन को वापस चेक करेंगे। तो इसको स्टार बना दीजिए और अभी तक आप इस क्वेश्चन को सी को टिक कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या है 104। क्या बोलता है, अगर आप किसी भी नेशनल पार्टीज़ के अंदर आप डोनेशन करते हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो आपका ओलंपिक हो, तो वहाँ पर आपका 100% आएगा। ठीक है, 100% सच डोनेशन गिवन। ठीक है, अ डोनेशन टू नेशनल स्पोर्ट्स फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी अलाउ एज डिडक्शन अगेंस्ट बिजनेस इनकम टू बी एक्सटेंड ऑफ 100% ऑफ सच डोनेशन गिवन। यानी केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय खेल कोष में दान अगर करेंगे तो आपको कितनी % की छूट मिलेगी? 100% आपको छूट मिलेगी। ठीक है, ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन संख्या है 105। इसका जो आंसर ध्यान से देखना, अगर आप ATC की बात करते हैं, अगर आप ATC की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको पहले से पता होता है कि ATC के अंदर 1,50,000 से आप ज़्यादा नहीं दे सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। 1.5 लाख तक की कटौती आप दे सकते, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। ओके, चलिए, इससे ज़्यादा आप कटौती नहीं दे सकते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन संख्या 106, इसका जो है, अब ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका आंसर ए है, आप करके देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका ए आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा आपका, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 106 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 107। क्वेश्चन संख्या 107 का भी आंसर आप देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, 107 जो है आपका क्वेश्चन ये रहा। देखिए, इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 31,500। ठीक है, इसका आंसर सी आ जाएगा आपका। ये भी जो है आपका इनकम टैक्स से क्वेश्चन है। ठीक है, अभी इतना टाइम नहीं है कि आपको मैं सॉल्व करवा सकूँ। 1-2 छोटा सा वीडियो बना दूँगा आपके लिए, जहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके डाल दूँगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपका 107 का सी आंसर हो गया। अब बात करते हैं 108 के अंदर जो है मैक्सिमम जो छूट है वो ग्रेचुइटी के अंदर कितनी मिलती है? 20 लाख की छूट मिलती है। कितनी? 20 लाख की छूट आपको मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 20 लाख आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 109 ये कह रहा है कि शांतिलाल ने बिना किसी प्रतिफल, शांतिलाल ने क्या किया भाई साहब? शांतिलाल ने बिना किसी प्रतिफल के अपना घर अपने एचयूएफ पक्ष को स्थानांतरित कर दिया। घर के किराए की आय 1,20,000 रुपये किस पक्ष में कर योग्य होगी? तो केवल शांतिलाल ने, इसने किसी भी जो प्रतिफल के रूप में अगर नहीं किया है तो केवल शांतिलाल के खाते में टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। अब बात करते हैं 110। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय जो है व्यापार और पैसे के लाभ प्राप्ति के संदर्भ में अस्वीकार्य है? तो जीएसटी। क्या है? जीएसटी को इससे बाहर रख दिया गया, अस्वीकार्य कर दिया गया है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट नहीं माना जा सकता। ठीक है ना, ध्यान रखना। बिजनेस और पैसे के अंदर देखो इनकम टैक्स आती है, म्यूनसिपल टैक्स आता है, लेकिन जीएसटी इसके अंदर नहीं आता। ये आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन है ना, BNP का जो है पार्ट माना जाता है, तो इससे जीएसटी को बाहर रख दिया गया। तो 110 का क्या आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 111 नंबर क्वेश्चन आपका। ठीक है, 111 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिए। हाल ही के वर्षों में विभिन्न देशों में निर्यात तीव्रता बढ़ रही है। इसका क्या मतलब है कि घरेलू व्यापार क्या कर रहे हैं? विदेशी व्यापार की तुलना में अब तेज़ी से भी बढ़ रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? विदेशी बाजार को क्या कर रहे हैं? कॉम्पिटेट कर रहे हैं, उनको कॉम्पिटेट कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि घरेलू व्यापार भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे? माल को मैन्युफैक्चर करे और बेचे, इसलिए निर्यात तीव्रता बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन संख्या 112 क्या कह रहा है? एक अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में कार्य करती है। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो पूरा भी कंट्रोल जो होता है वो किसके हाथ में होता है? सरकार के हाथ में होता है। समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है, सोशलिस्ट जो सेटअप्स इन इकोनॉमिक्स एक्ट्स जो है, तो इसके अंदर मैंने जहाँ तक देखा है कि इसके अंदर जो आंसर आपका जो सी होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक तटस्थता है। ठीक है, ये इसका सी आंसर है। थोड़ा इसको भी स्टार बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी है थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन चल रहा है। इसका ऑप्शन ए भी होने वाला है या इसका सी आंसर होने वाला है। तो इसमें जब तक आपका सेट का ऑफिशियल आंसर नहीं आती तब तक 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा मैंने स्टार बनाया है, तो आप थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं होता कि हर कोई टीचर सर्वगुण संपन्न होता है, कुछ टीचर से भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो आप भी थोड़ा इसमें ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर सी है, लेकिन जब हमारे ऑफिशियल सेट जो आंसर क्या आएगी उससे हम वापस मैच कर लेंगे, जो भी करेक्शन होगा मैं आपको करवा दूँगा। ठीक है,
आगे चलते क्वेश्चन संख्या 113। 113 क्या कह रहा है? धर्मतंत्रीय कानून प्रणाली किस पर निर्भर है? तो वह है धार्मिक उपदेशों पर निर्भर है। तो इसका आंसर सी होने वाला है। ठीक है, ये तो राइट आंसर है। एक समाज है, देखो 114 क्या कह रहा है? एक समाज भौतिक अधिग्रहण के लक्ष्यों के साथ आक्रामकता और दावे की सराहना करता है, इसे क्या कहा जाता है? मोनोकॉनिक समाज। क्या बोला जाता है? इसे मोनोकॉनिक समाज बोला जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन संख्या 115 पर। 115 क्या कह रहा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि उत्तर जो है उत्तरी सहयोग यानी नॉर्थ एंड नॉर्थ कॉरपोरेशन है, वो उसकी तुलना में दक्षिणी और दक्षिणी सहयोग कैसा है? तो वो एक कमज़ोर पक्ष है। यानी नॉर्थ साइड जो ऊपर की साइड है वो क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और नीचे जो आपका साउथ साइड है वो थोड़ा क्या है? वीक पॉइंट है। ध्यान रखना है ना, कमज़ोर पक्ष है। ठीक है, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन संख्या 116 की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 116 क्या कह रहा है? 116 क्या कह रहा है? कह रहा है कि IMF के संचालन और लेन देन के लिए हम किस में प्रयोग में लाते हैं? तो SDR, स्पेशल ड्राइंग्स ऑफ राइट। ये ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसका जो है ये आपका जो UGC नेट का भी एक फेवरेट क्वेश्चन है, तो इन्होंने वहाँ से लाके इनको यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है। SDR इज़ द यूनिट अकाउंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ IMF, है ना, SDR। ठीक है, SDR। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला? बी आंसर होने वाला है। आगे देखिए, मुफ्त बाजार अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति की भूमिका क्या होती है? न्यूनतम होती है। ठीक है, मुफ्त बाजार क्या होता है? मुफ्त बाजार के अंदर जो राजकोषीय नीति जो होती है, फिजिकल पॉलिसी, वो क्या होती है? मिनिमम होती है। क्या होती है? मिनिमम होती है। ये आपका इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। मिनिमम होती है। कैसे होती है? मिनिमम होती है। कोटाज जो है, कोटाज प्रतिबंध किस पे लगता है? आपने अगर इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ा होगा तो आपको उसको ऐसे भली बात ही पता है कि टैरिफ के अंदर जो है कोटा जो है एक रेट फिक्स होती है। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। टैरिफ बाधा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टैरिफ बैरियर्स। कोटास जो है आपका, कोटास प्रतिबंध जो है उस पर आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आपकी टैरिफ बाधा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 119 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन संख्या 119? भुगतान संतुलन घाटे को ठीक करने के लिए एक देश को विस्तारवादी मौद्रिक नीति को अपनाना चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेनरी जो है आपकी विस्तारवादी जो है उस नीति को अपनाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 120। क्या कह रहा है? ये जो ध्यान से देखना, तुलनात्मक लागत सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तुलनात्मक लागत सिद्धांत जो दिया था वो रिकार्डो ने दिया था। किसने दिया था? रिकार्डो ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन संख्या 121 क्या कह रहा है कि किसके अनुसार मालिक की पूंजी को बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज के रूप में लिखा जाता है? तो इसे बोलते हैं बिजनेस एन्युटी कॉन्सेप्ट, यानी व्यापार इकाई की अवधारणा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन के 122। नए साझेदार की प्रवेश की दशा में जब आने वाले साझेदार की ख्याति में अपने हिस्से के बराबर रोकड़ लाता है तो इस मौजूदा साझेदारों के किस अनुपात में जमा किया जाता है? तो इसे किया जाता है त्याग के अनुपात में। किस अनुपात में? सेक्रीफाइस रेशियो के अनुपात में जमा किया जाता है, त्याग के अनुपात में। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 123। 25 क्वेश्चन और रहे। आप अपने कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए बताइए मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो आप लोगों का एक बहुत ही अच्छा फ़र्ज़ है। ठीक है, आगे चलिए। क्या कह रहा है 123? क्या कह रहा है क्वेश्चन संख्या 123? क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिए कि कंपनियों के परिसमापन की स्थिति में कामगारों का देय वेतन जो है अधिभावी अधिमानी लेनदार के रूप में वर्गीकृत किया गया दायित्व है। ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को वापस सुनिएगा। कंपनियों के परिसमापन यानी कंपनियों की समापन की स्थिति में तो क्वेश्चन संख्या 124 का आंसर, तो आपका 124 का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारतीय लेखा मानक 110 के तहत गैर नियंत्रित ब्याज शुद्ध संपत्तियों के अनुपातिक हिस्से पर मापा जाता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? बी होने वाला है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 125 की। 125 क्या कह रहा है? यदि वास्तविक बिक्री कितनी है आपकी 5 लाख है और संतुलन स्तर यानी BEP कितना 60% है, और आपका जो परिवर्तित लागत बिक्री जो है यानी आपकी वेरिएबल कॉस्ट इज 70% है ना, तो वर्तमान स्तर पर अर्जित लाभ क्या होगा? प्रॉफिट ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर 90,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 126। 126 क्या कह रहा है
ये कह रहा है कि निरंतर सुधार के माध्यम से लागत में कमी का एक सिस्टम है। ये वांछित लागत स्तर को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित प्रयासों के माध्यम से वर्तमान में निर्मित किए जा रहे उत्पादों के लिए वर्तमान लागत स्तर बनाए रखने की कोशिश करता है। कौन करता है? काइजन लागत है ना, काइजन कॉस्टिंग। क्वेश्चन संख्या इसका आंसर बी होने वाला है 126 का आंसर। 100% श्योर हूँ मैं इस पर कि आपका इसका आंसर बी होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 127 क्या कह रहा है। क्वेश्चन संख्या 127 कह रहा है किसी संगठन में मानव संसाधनों को मापने के लिए लेव एंड श्वार्ट्ज मॉडल निम्नलिखित पर किस पे विचार करता है? तो वह विचार करता है सेवानिवृत्ति तक कर्मचारियों को भविष्य के सभी भुगतानों का वर्तमान मूल्य निर्धारित करता है। तो इसका आंसर बी होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 128। भारतीय लेखा मानक के क्या क्या उद्देश्य है? तो भारतीय लेखा मानक के सभी ये जो है ना उपयोग सभी आंसर आएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा कि भारत में कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए मानकों को अपनाता है और भारत में उपयोग की जाने वाली लेखा प्रणालियों को वैश्विक कंपनियों द्वारा विश्लेषण भी किया जा सकता है और उन्हें समझा भी जा सकता है और IFRS के सिद्धांतों के अनुसार मानक विकसित किया जा सकता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या है 129। ठीक है, 129 क्या कह रहा है आपका कि जब लेखा परीक्षक सापेक्ष प्रतिवेदन तैयार करता है तो संचालक की रिपोर्ट में संचालक मंडल को ऐसी योग्यताओं का स्पष्टीकरण कर देना चाहिए। ठीक है, इसने खुद ने बोला है क्वालिफाइड रिपोर्ट, तो ये ऐसे बोला है कि संचालक में रिपोर्ट में संचालक मंडल को ऐसी योग्यताओं का स्पष्टीकरण कर देना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं? क्लेरिफाइड, क्या बोलते हैं? क्वालिफाइड रिपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वालिफाइड रिपोर्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन के 130। निम्न में से कौन सा सुरक्षा अंकेक्षण के दायरे में नहीं आता? प्रबंध आता है, अनुपालन आता है और वैधानिक भी आता है, लेकिन कार्यक्रम अंकेक्षण कभी भी नहीं आता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 131। क्वेश्चन संख्या 131 क्या कह रहा है? ये वापस वही तुम्हारा देखो, जब भी इसके अंदर क्या होता है आपका स्टैंडर्ड जो है आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी होती है। आपकी ध्यान रखना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 600 किलोग्राम और यहाँ पर कितनी है? 510 और यहाँ पर एक्चुअल कितनी है? 400 और 340। अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी से ज़्यादा होती है तो वो क्या आता है? आपका फेवरेबल आंसर आता है। तो सामग्री मिश्रण विचरण क्या होगा? अनुकूल होगा। तो इसका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन संख्या 132 का जो आंसर है वो एकदम राइट आंसर है आपका। क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला जो है वो आपका EBIT अपन इंटरेस्ट एक्सपेंसेज आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 133 का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन में मैं 100% श्योर हूँ। मांग के सिद्धांत में जब किसी भी व्यक्ति की मांग की मात्रा अन्य व्यक्ति द्वारा खरीद की वृद्धि के जवाब में बढ़ती है तो उसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं स्नॉप प्रभाव। क्या बोलते हैं? स्नॉप इफेक्ट। इसका आंसर ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसके आगे बात करते हैं। 134वां आंसर क्या होने वाला है? देखिए, उदासीनता वक्र की उत्तलता के कारण होती है। क्या होती है? देखो, उदासीनता वक्र आपका जो है इस प्रकार से बनता है, जो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। तो इसका मतलब क्या हो? प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 35 क्या कह रहा है? देखिए, जब साधन इनपुट को दुगुना करके आउटपुट को दुगने से अधिक प्राप्त होता है तो वो क्या करता है? पैमाने का वृद्धिमान को शो करता है। पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल को शो करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 136। औसत परिवर्तित लागत का गिरता हुआ भाग क्या दर्शाता है? और क्या दर्शाता है? आपका गिरता हुआ जो भाग है वो दर्शाता है आपका लेस कैपेसिटी, कम क्षमता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कम क्षमता को। आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। मोनोपोलिस्ट का मतलब क्या होता है? एकाधिकारी। एकाधिकारी क्या कर सकता है? केवल कीमत तय। अगर यहाँ पर सप्लाई होती तो वो आता, तो यहाँ पर क्या आता है? केवल कीमत तय करता है। क्या करता है? केवल कीमत तय। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। फिक्स ओनली द प्राइस है ना, केवल कीमत तय करता है। कौन करता है? मोनोपोलिस्ट यानी एकाधिकारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। 138 क्वेश्चन पढ़िए इसको ध्यान से।
देखिए 138 का भी आंसर क्या है, ध्यान से देखिए। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में नीचे की ओर गिरने वाले मांग वक्र स्थापित करने के आधार के रूप में उत्पाद विभेदीकरण का सबसे पहले किसने प्राप्त किया है? सराफ ने। किसने? सराफा के द्वारा पेश किया गया है। तो इसका आंसर ए आ जाएगा। ये कोई नहीं है, ध्यान से देखना। इसका सराफा आंसर 100% में इस क्वेश्चन पर आपका श्योर हूँ, ठीक है। ओके, तो इसका जो आपका 138 का आंसर ए हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 139 का आंसर क्या है। जब कीमत कम की जाती है और विक्रेता की अपेक्षा करता है कि उसकी प्रतिस्पर्धा उसका अनुसरण करे, और जब वह कीमत बढ़ाता है तो वह अपेक्षा करता है कि कोई भी उसका अनुसरण न करे, इसलिए मांग वक्र क्या होता है? तेज ढलान के साथ नीचे की ओर झुकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ये आपका जो है प्राइस व डिमांड वाला जो क्वेश्चन, वहाँ से आया आंसर। फिर आपका है 140 मूल्य विभेदन यानी प्राइस परसेंटेशन का मतलब क्या होता है? आमतौर पर तब किया जाता है जब फर्म व्यवसाय में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। प्राइस को जब कोई भी व्यवसाय अपने प्राइस प्रोडक्ट को नए मार्केट में लॉन्च करती है या नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तब अपनी प्राइस को क्या करती है? सबसे पहले कम करती है, और उसके बाद वो मार्केट में अपना इस्टेब्लिश हो जाता है तो धीरे धीरे उसकी प्राइस को वो बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसका आंसर ए आपका होने वाला है, ठीक है। इसका आंसर ए होने वाला है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 41 का, ठीक है। दोहरा मूल्य निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक विक्रेता परफेक्ट जो है एवरी सेलर्स इन परफेक्ट कंपटीशन के अंदर दोहरा मूल्य निर्धारण किया जाता है, ठीक है। कोई 150 में बेचता है वस्तु को, कोई 180 में बेचता है, तो ये सब किसके अंदर है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर होता है दोहरा मूल्य निर्धारण, ठीक है। आगे चलते हैं। 142 में क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु की आय की प्रत्यक्षता 0 और 1 के बीच होती है तो वस्तु क्या होती है? आवश्यकता होती है, नेसेसरी वाली वस्तुओं के बीच में होती है, ठीक है। यदि किसी वस्तु के लिए आय का प्रत्यक्षता 0 और 1 के बीच होती है तो वो कौन सी वस्तु होती है? आवश्यकता वाली गुड्स होती है, नेसेसरी गुड्स होती है। तो इसका आंसर ए होने वाला है। हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 43 ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। इसका आंसर क्या होगा? द डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 44। क्वेश्चन संख्या 44 क्या कह रहा है? देखिए 144 क्या कह रहा है, 144 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजटिंग की एक तकनीक है? तो लाभप्रदता सूचकांक यानी प्रोबेबिलिटी इंडेक्स। इसका आंसर का हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 145। 145 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श पूंजी संरचना की विशेषता नहीं है? ध्यान से देखना। अब देखिए, पूंजी संरचना सरल और प्रबंधन के लिए आसान होनी चाहिए, पहला सही है। पूंजी संरचना में विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों का उचित हिस्सा होना चाहिए, ये भी बात सही है। और पूंजी संरचना संगठन की आवश्यकताओं को अनुरूप होना चाहिए। देखो इसमें और इसमें थोड़ा डाउट है, ध्यान से देखना, इसको वापस पढ़ते हैं। पूंजी संरचना में विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों का उचित हिस्सा होना चाहिए। देखो अगर पूंजी संरचना ऐसी होनी चाहिए जिसे लागू करने के बाद कोई बदलना संभव न हो, ठीक है। ये तो पूरा सरासर गलत है, ये थोड़ा सही है। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी होने वाला है, ठीक है। कौन सा आपका क्वेश्चन संख्या कौन सा था आपका? 145। अब बात करते हैं 146 क्वेश्चन की। किसके अनुसार एक फर्म की लाभांश नीति अप्रासंगिक है क्योंकि शेयर धारक के धन को प्रभावित नहीं करते? देखो डिविडेंड इन रिलेवेंस आपने पढ़ा होगा। डिविडेंड इन रिलेवेंस थ्योरी किसने दी थी? किसने? मोदी, गिलियानी, मिलर ने दी थी। कब दी थी? 1961 के अंदर दी थी, ठीक है। तो जो मॉडल है वो था आपका किसका? डिविडेंड इन रिलेवेंट मॉडल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन 147 क्या बोलता है? एन्युटीज यानी वार्षिकी क्या है? एक निश्चित वर्ष में नकदी प्रवाह के समान राशि की एक श्रृंखला क्या कहलाती है? वार्षिकी कहलाती है। फाइनेंशियल लीज क्या कहलाता है? फाइनेंशियल लीज का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल लीज का मतलब होता है फॉर द मेजर एंड होल यूजली पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स लाइफ एंड ऑफ द एसेट्स, यानी संपत्ति की उपयोगिता काल के प्रमुख या उसके पूरे उपयोगी हिस्से के लिए जो है फाइनेंशियल लीज प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 149 149। इसका क्वेश्चन का आंसर देखिएगा क्या पूछा है इसने? अंडर डिविडेंड अप्रोच द फॉर्मूलाज फॉर द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? DPS यानी जो है आपका होता है डिविडेंड पर शेयर और डिवाइड बाई होता है आपका मार्केट वैल्यू और प्लस होता है आपका GRD है ना, ठीक है।
उसके जीआरडी होता है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद दे रखा, इसको ये नहीं दे रखा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिविडेंड पर शेयर, यहाँ पर लिखा हो ध्यान से पढ़िए, डिविडेंड पर शेयर एट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर और मार्केट प्राइस पर शेयर इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा स्टार भी बना दीजिए। ठीक है, और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का जो तुम्हारे कॉमर्स का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, देखिए क्या क्वेश्चन होने वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को मैं ऊपर लेता हूँ और इसको पढ़ते हैं। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट से क्वेश्चन आया है, जीडीआर से क्वेश्चन आया है कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट यानी जीडीआर के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है। जीडीआर में शेयरों को रूपांतरण तक धारक संबंधी कंपनियों में मतदान का अधिकार नहीं रखते, सही बात है, वो कभी भी वोट देने का अधिकार नहीं रखते। फिर देखो, जीडीआर धारक जीडीआर के शेयरों में परिवर्तन किए बिना अपनी कंपनी वोट देने का अधिकार रखते हैं, है ना, वोट देने, ये तो सही है। इसने नहीं पूछा, गलत पूछा, तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि ये बोला है वोट देने का हकदार है, ये कभी वोट नहीं देते, उसमें पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन कभी भी वोट नहीं देते। ठीक है, और पढ़ लो, विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में जीडीआर की लिस्टिंग तरलता प्रदान करते, सही है। जीडीआर के धारक में इसे इक्विटी शेयरों में बदलने की विकल्प दिया जाता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये क्या है, गलत है। तो इसका आंसर बी जो है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, बी आंसर 150 का बी आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपके 150 में से बहुत सारे क्वेश्चन राइट हुए होंगे। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन मैंने जिस पे आपको स्टार बनाया है उस क्वेश्चन में डाउट है थोड़ा सा, क्योंकि जब तक इस सेट की ऑफिशियल आंसर सही नहीं आ जाती तब तक उस क्वेश्चन को सही बताना या एक्यूरेट बताना जो है सही नहीं है। तो हम जब भी सेट के आंसर की आएगी तब उससे हम टैली कर लेंगे, वापस इन क्वेश्चन को जो स्टार बनाए उसको करेक्शन कर लेंगे। तो आई होप आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। मुझे बताना कि आपके जो कॉमर्स के 100 क्वेश्चन थे उसमें आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, मुझे सभी प्लीज़ अपने अपने ईमानदारी से मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपकी एवरेज कट ऑफ कितनी रहने वाली है उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक वीडियो और लेके आऊँगा कॉमर्स से रिलेटेड, कि कॉमर्स की कट ऑफ कितनी जाएगी और कौन कौन बच्चा इसके अंदर सेट के अंदर एलिजिबल होने वाला है। तो इसके लिए मेरा एक वीडियो और आने वाला है, तो उस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और बच्चों आई होप आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा जो ये वीडियो है सेट का कॉमर्स का एनालिसिस का बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत मेहनत की है, कम से कम 7-8 घंटे बैठकर इन सब फैक्ट को गूगल से, बुक से, सभी ऑथेंटिक बुक से जो आपकी बीकॉम और जो चलती है एमकॉम के अंदर, वहाँ से मैंने आपका ये सारा मटेरियल कलेक्ट करके आपकी जो आंसर की का एक वीडियो बनाया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जिस बच्चे को मेरा वीडियो ये अच्छा लगा है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स भी करें। और चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे नए दोस्त, हमारे नए भाई बहन, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं कि आपके सामने मेरे सामने आने वाले जो आगामी जो भी वीडियो है उस पर आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों तो ये था हमारा पूरा आज का वीडियो जो आपने देखा, बहुत अच्छा लगा होगा आपको। और इस वीडियो के अंदर जितने भी मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं आपके सब अच्छे हुए होंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको आज इस क्लास के अंदर नए सीखने को मिले होंगे। तो दोस्तों बाय, मैं लेता हूँ अलविदा, और फिर जब नया वीडियो आएगा तब हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।